तो बच्चों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम सभी जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप स्वयं विभिन्न प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से उस पाठ का नाम जानेंगे और उस पाठ के नाम तक पहुंचेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग और पाठ के नाम तक पहुंचते हैं। आपके सामने एक स्लाइड में लिखा हुआ है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब यह होता है कि इन प्रश्नों का उत्तर देकर हम अपने मुख्य जो पाठ होता है उस पाठ तक पहुंच जाते हैं, मुख्य विषय वस्तु तक पहुंच जाते हैं इन प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए आइए पहला प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं। आपके सामने कुछ प्रस्तावना प्रश्न दिए हुए हैं, आप इन प्रस्तावना प्रश्नों को पढ़िए। पहला है, यात्रा करते समय दोनों तरफ क्या क्या दिखाई देता है। यात्रा करते समय दोनों तरफ क्या क्या दिखाई देता है। आप बस से यात्रा करते हैं, आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, आपको क्या दिखाई देते हैं अगल बगल आपके। इस पर गंभीर चिंतन कीजिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। खेतों में कार्य करने वाले वर्ग को क्या कहा जाता है, ये भी आप जानते होंगे, इसको भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उनके कार्य के आधार पर भारत को किसका देश कहा जाता है, ये भी बताना है आपको प्रश्न। ये मैं आपको बता देता हूँ, भारत कृषि प्रधान देश है ना। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कृषि कार्य करने के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको पता है कि कृषि कार्य करने के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल विभिन्न लोगों द्वारा किया जाता है। जो कृषि कार्य में लगे हुए किसान हैं, कृषक वर्ग है, वो किन किन साधनों का इस्तेमाल करता है, ये भी आपको स्वयं कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर बताना है मुझे। प्राचीन काल में खेतों में सहयोग देने वाले पशुधन का नाम बताएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आप अवश्य बताएं। पशु व कृषक के बीच किस प्रकार का संबंध बन जाता है। आपको पता है, यदि आपने घर में एक कुत्ता भी पाल रखा होगा तो उस कुत्ते के साथ आपका कितना लगाव हो जाता है, हम सबका लगाव हो जाता है। यदि हम किसी पालतू जानवर को अपने घर में पाल लेते हैं तो किस प्रकार का संबंध बन जाता है, इसके बारे में चिंतन करना है। कमेंट बॉक्स में प्रश्न सहित उत्तर देना है। पशु पर अत्याचार क्यों नहीं करना चाहिए, पशुओं पर अत्याचार क्यों नहीं करना चाहिए, इसका भी उत्तर आप देंगे। पशु संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, आप पशु संरक्षण के लिए यानी कि पशुओं को बचाने के लिए, पशुओं के संहार से बचने के लिए, बचाने के लिए उन्हें क्या उपाय करेंगे, इस विषय में भी आपको यहाँ पर उत्तर कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। इस तरीके से आपके सामने कितने प्रस्तावना प्रश्न थे बच्चों, 8 प्रस्तावना प्रश्न थे। और इन 8 प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि हम किस पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस पाठ में पशुओं के साथ मनुष्य का आत्मीय भाव का प्रदर्शन हुआ है। इस तरह के पाठ का हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बता दीजिए कि किस पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर देकर बताइए कि किस पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए आइए, जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। ये किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आपने सुना होगा। आइए, आप सभी का स्वागत है। और इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय क्या है।
मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इनके प्रमुख कार्य क्या हैं? उपन्यास, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। पत्रिका कौन कौन सी हैं? हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। तो आप इस तरीके से इनके बारे में समझ गए होंगे। इनके उपन्यास आप ज़रूर पढ़ें। गोदान अवश्य पढ़ें। गोदान ये कालजयी उपन्यास है इनका। इसके बारे में मैं आपको सामान्य परिचय देता हूँ। गोदान में एक तत्कालीन समाज के, एक कृषक समाज के एक भयावह और वास्तविक यथार्थ स्वरूप का चित्रण किया गया है। तो गोदान आप अवश्य पढ़ें। और इसके अलावा आप गबन भी पढ़ सकते हैं। गबन उपन्यास में किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि सरकारी पैसे का गबन करने के बाद विभिन्न मुश्किलों और विभिन्न अड़चनों में फंस जाता है, उसके बारे में गबन में दिया हुआ है। आप गबन उपन्यास भी इनका पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेमचंद जी का जो सामान्य परिचय था वो मैंने आपको दिया। आइए अब पाठ का सार जानते हैं हम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पाठ का सार जानना, आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है भाग 1, उससे आप इस पाठ को, पहला पाठ है आपका, ये पढ़ सकते हैं। और पाठ का सार मैं आपको बता देता हूँ। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है कि लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, जो कि कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। तो आपने देखा होगा गधा बहुत सीधा होता है, भले ही उसको गधा कहते हैं लोग, लेकिन बहुत सीधा होता है और किसी भी प्रकार का जो है उसके अंदर कोई गुण नहीं होता, ऐसा लोगों का मानना होता है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। बहुत शांत होता है वह, और लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं। और वह बैल का छोटा भाई होता है। बैल जो गधे का छोटा भाई होता है, जो कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट करता है। इसी तरह हम देखते हैं बैल एक किसान के पास, जो किसान का नाम है झूरी काछी। झूरी काछी के पास 2 बैल थे, जिनका नाम था हीरा और मोती, नाम के 2 स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों के काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तोड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खरी सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और कड़ी मेहनत करके ही खाने को सूखा भूसा मिला। यानी कि झूरी का जो साला था, गया नाम था उसका, और उसने वह अपने जो बहनोई था झूरी काकी, उसके 2 बैलों को अपने घर ले गया था, हीरा और मोती को। लेकिन वहाँ उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे, इसलिए हीरा और मोती वहाँ से भागकर पुनः झूरी के पास आ गए। लेकिन झूरी की पत्नी ने उन्हें फिर अपने भाई के पास भेज दिया। भाई फिर से उन्हें जो है बंधक के रूप में ले गया। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा जाता था।
इस तरह दोनों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। देखिए, जब तक हीरा और मोती झूरी के पास थे, तब तक हीरा और मोती और झूरी के बीच जो आत्मीय संबंध था उसके कारण हीरा और मोती बहुत खुश रहते थे, और होरी भी उनसे बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब हीरा और मोती को अ, होरी का झूरी का साला गया अपने यहाँ ले गया, तो उसने उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, उनके साथ बहुत मारपीट की। इस प्रकार उनकी हालत भी बहुत वहाँ पर गंभीर हो गई। अच्छा, झूरी के साले गया के यहाँ एक छोटी सी लड़की रहती थी, बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़ पड़े, लेकिन पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी भाग न सका। तो देखिए, कितना आपस में कितना आत्मीय प्रेम था हीरा और मोती में, कि जब एक दूसरे की समस्याओं को वो किस तरीके से हल कर देते थे। यदि एक समस्या में होता था, एक परेशानी में होता था, तो दूसरा खुश रहकर भी दुखी रहता था। तो ये एक तरीके की आत्मीयता थी एक दूसरे के प्रति। और जो एक बालिका थी, जो छोटी सी बालिका, वह छोटी सी बालिका उस छोटी सी बालिका के अंदर आत्मीयता इसलिए आ गई थी हीरा और मोती को देखकर, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत सारा अत्याचार करती थी, और उसकी माँ मर चुकी थी। जो मूल माँ थी वो मर चुकी थी। तो इस तरीके से हीरा और मोती की बुरी हालत हो गई थी। गया जब उसे लेकर गया, और उसके बाद जब वो गया के पास से भागे कहीं बाहर कांजी हाउस में, तो कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दढ़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं, मतलब जानी पहचाने रास्ते पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे, और उन्मत्त मतलब बहुत खुश होकर उछलने लगे, और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आ खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दढ़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा वे उसके बैल हैं, पर दढ़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दढ़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। इस प्रकार से यह जो पाठ है वो समाप्त होता है। और इस पाठ में जो भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी यही है। एक छोटी सी कहानी है कि दो बैल, झूरी काची के पास 2 बैल थे। उन दोनों बैलों को जो है कुछ समय के लिए उनका साला जो था वो गया, वो लेकर चला गया। उसके बाद वहाँ पर उसने उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। लेकिन वहाँ एक छोटी सी लड़की थी, छोटी लड़की, जो कि उनके साथ आत्मीयता दर्शाने लगी। उनको चोरी छिपे रोटी देती थी, खाने को देती थी, इस तरीके से। लेकिन अचानक क्या हुआ, अपने ऊपर अत्याचार होते होते वो अचानक से जो हीरा मोती थे वो वहाँ से भाग गए, भाग खड़े हुए, और मटर के खेत में मटर चबाने लगे। लेकिन मटर खाते वक्त वहाँ जो कुछ लोग आ गए और वहाँ उनको पकड़ लिया उन्होंने, और उनको पकड़ करके कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। तो कांजी हाउस में क्या हुआ, कांजी हाउस में उनको ना खाने को मिलता था ना कुछ मिलता था, तो वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। उन्होंने कांजी हाउस की दीवार भी तोड़ दी, कई जानवरों को वहाँ से भगा दिया, लेकिन खुद नहीं भाग सके, क्योंकि एक साथी को परेशानी में देख दूसरा साथी भी वहाँ
अपनी परेशानियों के होते हुए भी वहीं पर ठहरा रहा, वहाँ से गया नहीं। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ एक एक सिचुएशन समझ में आती है कि किस तरीके से जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी बड़े आत्मीय भाव होते हैं। हमें जानवरों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके अंदर आत्मीय भाव नहीं होते। जानवर भी एक इंसान से भी ज़्यादा भाव रखते हैं। इसलिए हमें हमेशा इस तरह से जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे कि एक मनुष्य के साथ किया जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये आज का जो लेक्चर है वो समाप्त करता हूँ, और हम अगले लेक्चर में इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ देखेंगे, और शब्दों के अर्थ के साथ साथ हम प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।